जी IS 37 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। IS 37 में आपने ने कहा था मेनली 3 चीज़ें कवर की जाती हैं, प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट एसेट्स और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़। आप लोगों को स्टैंडर्ड के अंदर जो डेफिनेशंस थी वो सारी मैंने डिस्कस की थी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मैंने प्रोविजन के बारे में जो गाइडलाइन थी स्टैंडर्ड की वो कवर की थी, जिसमें आपको ने इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया बताया था। रिकग्निशन क्राइटेरिया में मैंने आपका था स्टैंडर्ड कहते हैं 3 कंडीशन जिस दिन पूरी हो जाए आप प्रोविजन रिकग्नाइज किया करो। पहली कंडीशन थी कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, दूसरा एक्सपेक्टेड आउटफ्लो होना चाहिए, और तीसरा रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। जिस दिन ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएं तो आपको ने कहा था प्रोविजन को रिकॉर्ड कर दिया करें, ठीक है। अच्छा, कई स्टूडेंट के ना ज़हन में ये पॉइंट आता है कि जी फर्ज करें किसी ने आपके खिलाफ सूट फाइल कर दिया, जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि फर्ज करें आपके एम्प्लॉइज ने आपके खिलाफ कोर्ट में जाकर सूट फाइल कर दिया कि सूटेबल वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं की गई, हमारी हेल्थ अफेक्ट होगी है, हमें डैमेजेस दिलवाए जाएं। तो कई स्टूडेंट के ज़हन में ये होता है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो है इसमें जो क्राइटेरिया आ जाता है वो ऑब्लिगेटिंग इनफैक्ट इवेंट देखना होता है, तो वो इवेंट हो गया है कि नहीं हुआ वो तो कोर्ट का डिसीजन पे डिपेंड कर रहा है। तो मसला ये है कि उन्होंने जो कंप्लेन की वो किसी पास्ट इवेंट से रिलेटेड ही की है ना, कि जी आपने सूटेबल वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं की थी तो उनका हेल्थ अफेक्ट हुई, ठीक है। तो इस वजह से हमें ये सारे क्राइटेरियाज वगैरह देख के डिसाइड करना पड़ता है कि इसकी क्या प्रोविजन रिकॉर्ड होगी, इसका डिस्क्लोजर बनेगा, क्या करेंगे। तो प्रोविजन का रिकग्निशन क्राइटेरिया में मैंने आपको 3 कंडीशन बता दी थी कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, एक्सपेक्टेड आउटफ्लो, रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट हो, तो प्रोविजन रिकॉर्ड किया करें। देन आपको ने बताया था अबाउट मेजरमेंट कि कितनी अमाउंट की प्रोविजन क्रिएट की जाए, तो आपको ने कहा था स्टैंडर्ड कहता है बेस्ट जजमेंट लिया करो। बेस्ट जजमेंट के लिए उसने कहा था आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस यूज करो, उसके अंदर रिस्क को इनकॉर्पोरेट करो, इन्फ्लेशन को कंसीडर कर लो, ठीक है। फिर अगर मल्टीपल आउटकम्स आ जाएं तो फिर आपका ने कहा था क्या चीज चेक करनी चाहिए, रिकरिंग आइटम है कि नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग आइटम का क्या मतलब होता था कि बार बार होने वाली चीज, जैसे वारंटी क्लेम्स। अब ये कौन सी आइटम होगी, ये रिकरिंग है, जब भी चीज बेचेंगे तो वारंटी का कोई ना कोई क्लेम आ जाया करेगा। लेकिन अगर आपको मैं कहूं कि आपने कोई लॉ की वायलेशन कर दी या आपके खिलाफ किसी ने सूट फाइल कर दिया, ये कौन सी चीज है, ये नॉन रिकरिंग है, कभी कभार होने वाली। अच्छा, आपको ने कहा था अगर मल्टीपल आउटकम्स हो और रिकरिंग आइटम हो तो फिर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू की प्रोविजन डाला करें, और अगर नॉन रिकरिंग आइटम निकला है तो मोस्ट लाइकली आउटकम लिया करें। ये मोस्ट लाइकली आउटकम का क्या मतलब था, हाँ, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, ठीक हो गया। तो ये चीज आपका ने कहा था यूज किया करें, और स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है कि आप प्रोविजन की फिगर डिटरमिन कर पाओ तो फिर आप एक्सपर्ट की सर्विस ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने डिस्कस की थी। फिर आपको मैंने आखिरी चीज बताई थी, स्टैंडर्ड कहता है जिस पर्पस के लिए प्रोविजन क्रिएट होगी उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज होगी, और अगर कभी आप समझते हैं मजीद इस प्रोविजन की जरूरत नहीं रही तो इसको रिवर्स कर दीजिएगा, लेकिन आप लोगों ने किसी और पर्पस के लिए इसको यूज नहीं करना। जैसा आपको मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दे दी थी कि फर्ज करें आप लोगों ने प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम क्रिएट किया हुआ था और साथ आपने कोई लॉ की वायलेशन की और आपको हैवी पेनल्टीज पड़ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेनल्टीज आप प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम में से माइनस कर दें। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स के लिए ही यूज होगी, और अगर कभी वारंटी का पीरियड लैप्स कर जाता है, आप समझते हैं यार अब इसकी जरूरत नहीं रही, तो उस प्रोविजन को रिवर्स किया जाता है, लेकिन कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद एक आखिरी चीज जो कल मैंने आपको डिस्कस की थी वो थी ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या होता था ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपको एविडेंस देता था कि जब ये कंप्लीट होगा
तो इसकी कॉस्ट इसके बेनिफिट से एक्सीड कर जाएगी। तो फिर क्या वेट करना चाहिए कि कॉस्ट एक्सीड करे, लॉस हो तो मैं रिकॉर्ड करूं? क्या करते थे उसके लिए? हाँ, इमीडिएटली आपको प्रोविजन फॉर एंटिसिपेटेड लॉसेस क्रिएट करना पड़ जाती थी, और फ्यूचर में जब लॉस होते थे तो उसके गेन्स ऑफसेट हो जाया करती थी। तो ये सारी चीज हमने पढ़ी थी। अच्छा, लास्ट डे आप में से किसी ने पूछा था, तो मैंने कहा था कि ये जो रेंट है, अब मुझे पता है कि हर महीने मैंने रेंट देना है, बिल्डिंग किराए की है, तो क्या उसकी भी पहले से प्रोविजन डाल दूं कि अगले 5 साल या 10 साल मैंने इतना किराया देना है? नहीं, वो आप लोगों का रूटीन का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने कहा था जिस पीरियड का होगा वो उसी में रिकॉर्ड होता है, उसकी बिफोर टाइम प्रोविजन नहीं डलती। ठीक हो गया। यहां तक आके ना हमारा स्टैंडर्ड का एक पार्ट कंप्लीट हो गया था, दैट इज प्रोविजन। आ जाते हैं अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, contingent liabilities। contingent liabilities। अच्छा, डेफिनेशन जब मैंने आप लोगों को इसकी कराई थी तो आप लोगों ने डिस्कस किया था contingent liability के बारे में कि स्टैंडर्ड ने इसकी 2 डेफिनेशन दी हैं। एक, उसने कहा कि कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन, कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जिसकी कंफर्मेशन डिपेंड कर रही हो फ्यूचर के एक या एक से ज्यादा इवेंट की अक्रेंस या नॉन अक्रेंस पे, और वो इवेंट आपकी मैनेजमेंट के कंट्रोल में ना हो। ये थी इसकी पहली डेफिनेशन। जैसे आप लोगों को भी मैंने एग्जांपल दी कि आपके एम्प्लॉयज ने आपके खिलाफ कोर्ट में जाके सूट फाइल कर दिया, तो क्या ये कंफर्म लायबिलिटी होगी कि आपने उनको पैसे देने? नहीं, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? कोर्ट के डिसीजन पे। अगर कोर्ट ने कहा जी दो इनको लाख रुपया, तो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। अगर कोर्ट ने कहा कोई जरूरत नहीं है, तो कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। इसका मतलब ये आपकी एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, और इसकी कंफर्मेशन डिपेंड कर रही कोर्ट के डिसीजन पे, जो कि फ्यूचर में आना है। दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, स्टैंडर्ड कहता है ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है। ठीक है, पहले में मैंने क्या वर्ड यूज किया था? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। इधर स्टैंडर्ड ने कहा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, बट आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? या एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं था, तो या फिर रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट नहीं था। ठीक है, मसलन फर्ज करें मैंने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बना के बेचा करता हूं, और क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी होती है कि साल तक तो इसको कुछ भी नहीं होता। साल के बाद चांसेस होते हैं कि शायद कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने कहा यार 6 महीने की वारंटी है, कोई भी मसला हुआ आना मैं रिपेयर करके दूंगा। वारंटी कार्ड मैंने उसको दे दिया। अब ये मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो बन गई, ठीक है, कि मैंने उसको चीज बेची, उसको वारंटी कार्ड दे दिया, लेकिन क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस पे मेरा आउटफ्लो होना है? नहीं। रीजन क्या है कि मुझे आइडिया है कि साल तक तो इस चीज को कुछ भी नहीं होता, और मैंने तो वारंटी दी 6 महीने की है। ठीक है, तो क्या इसकी मुझे प्रोविजन क्रिएट कर देनी चाहिए कि जी इतने रुपए का मेरा खर्चा आएगा? नहीं। उसकी रीजन क्या है कि एक्सपेक्टेड आउटफ्लो नहीं है, तो आप लोगों ने उसको एज अ प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करना, तो फिर वो किस हेड में कवर होगी? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में आएगी। फर्ज करें कभी 5 महीने बाद चीज वाकई खराब हो जाए और वो बंदा आ जाए जी होगी खराब, तो फिर तो मुझे रिपेयर करके देना पड़ेगा ना। फिर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि साल तक इसको कुछ होना ही नहीं था। तो उस वजह से वहां पे फिर हम उसको कॉन्टिंजेंट में कवर करते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने भी आपको इसकी दोनों डेफिनेशंस रिकॉल कराई जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज जो चीज हमने डिस्कस करनी वो है इसकी ट्रीटमेंट, कि बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको क्या किया जाएगा। अच्छा, अगर मैं ओरिजिनल स्टैंडर्ड के हिसाब से चलूं, उसने कोई 6-7 केसेस बनाए हैं। मैं भी पहले आपको ना थोड़ा शॉर्टकट कराने लगा हूं, 3 केसेस में हम उसको कवर करेंगे। वैसे मैं आपको स्टैंडर्ड जो दिए हैं वो सारे भी डिस्कस करूंगा, लेकिन आप देखेंगे एंड पे रिजल्ट वही निकलेगा जो मैंने शॉर्टकट में लिखाया होगा। तो इससे थोड़ा सा ना टाइम सेव हो जाता है आपका, अदरवाइज वो प्रॉपर स्टैंडर्ड का लेआउट भी फॉलो करेंगे, रिजल्ट वही आने। तो इसके मैं 3 केसेस बनाने लगा हूं, केस 1, 2, 3।
जी। तो अब आते हैं पहले केस के ऊपर। स्टैंडर्ड ने अब एक्चुअली इनसे पहले भी कुछ चीज का कंसीडर करो, लेकिन एंड पे जो ट्रीटमेंट है ना वो इन्हीं दो पे डिपेंडेंट है, इसलिए मैं डायरेक्टली इन्हीं दो को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको मैं कहता हूं कि चेक करो क्या एक्सपेक्टेड है आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होगा, कि क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका आउटफ्लो होगा। अब फर्ज करें मैं आपको कहता हूं कि हाँ यार एक्सपेक्टेड है मेरा आउटफ्लो होगा, यानी आंसर आ गया यस। जब एक्सपेक्टेड आउटफ्लो हो गया तो स्टैंडर्ड कहता है अब आप चेक करो क्या रिलायबल एस्टिमेट है कि कितना होगा। मैंने आपको कहा हाँ एस्टिमेट है कितना होगा, यानी ये आंसर भी आ गया यस। स्टैंडर्ड कहता है जब आपको ये भी पता है आउटफ्लो होगा और ये भी पता है कितना होगा, तो ये तो आपकी कंफर्म लायबिलिटी बन गई, तो फिर ये आपकी डाउटफुल नहीं रही, आप इसकी प्रोविजन रिकॉग्नाइज करो, मतलब इसको एज ए लायबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड करो। अच्छा जी, तो बात हम लोग कर रहे थे कि अगर एक्सपेक्टेड आउटफ्लो भी है, रिलायबल एस्टिमेट भी है, तो फिर ये डाउटफुल नहीं रह जाता, ये ऑलमोस्ट सर्टन ऑब्लिगेशन बन जाती है। तो आप इसको एज अ प्रोविजन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया करें। अच्छा, इसका पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? पेपर में ना मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं कि जी ये मसला हो गया, ये मसला हो गया, ये मसला हो गया। आपको कहा जाता है कि रेलिवेंट स्टैंडर्ड के मुताबिक इनकी ट्रीटमेंट बताओ। उसमें से हो सकता है कुछ पॉइंट इसमें फॉलो कर रहे हो, कुछ इसमें कर रहे हो, कुछ इसमें कर रहे हो, तो आपने इन रूल्स को अप्लाई करते हुए उसकी पॉसिबल ट्रीटमेंट बताना होती है। तो अब पहला केस मैंने आपको बता दिया कि इससे ऊपर भी एक चीज़ है, लेकिन क्योंकि फाइनल ट्रीटमेंट इन पे डिपेंडेंट है इसलिए मैंने वो लिखी नहीं थी। अभी वैसे स्टैंडर्ड के मुताबिक जब मैं कराऊंगा तो मैं आपको चीज़ बता दूंगा वो क्या थी। मेन हम लोगों ने कहा एक्सपेक्टेड आउटफ्लो और दूसरा रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट। जब ये दोनों फुलफिल हो जाएंगे तो प्रोविजन डाल दीजिएगा। अब आते हैं सेकंड सिचुएशन पे कि क्या एक्सपेक्टेड है आउटफ्लो होगा। अब फर्ज करें मैं कहता हूँ हाँ मेरा एंड पे फॉल्ट था, प्रूव हो जाएगा कि जी मेरी एंड पे गलती हुई है, तो एक्सपेक्टेड है कि आउटफ्लो होगा। देन स्टैंडर्ड कहता है क्या रिलायबल एस्टिमेट है कितना होगा। आपको मैं कहता हूं नहीं यार अमाउंट का आइडिया नहीं, अमाउंट कितनी होगी। विदाउट अमाउंट एंट्री पास हो जाती है नहीं, तो इसका मतलब इसको मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर सकता, तो फिर क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मैं डिस्क्लोजर दूंगा। अब डिस्क्लोजर क्या देने हैं वो आगे जाके हम स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर्स में पढ़ेंगे कि क्या कुछ इसका बताना होता है। नेक्स्ट केस नंबर 3, क्या एक्सपेक्टेड है आउटफ्लो होगा। आपको मैं कहता हूं नहीं। अच्छा, अभी हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, लायबिलिटीज के बारे में। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है, लायबिलिटीज क्या नहीं होनी चाहिए,
अंडरस्टेट नहीं होनी चाहिए। सो आपने मुझे कहा ना एक्सपेक्टेड आउटफ्लो नहीं है, स्टैंडर्ड ने फौरन ये नहीं कहा डू नथिंग, क्योंकि लायबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, लायबिलिटी अंडरस्टेट ना हो जाए। तो जैसे ही आपने कहा कि एक्सपेक्टेड आउटफ्लो नहीं है, स्टैंडर्ड कहता है चेक करो क्या रिमोट हो गया। रिमोट होने का मतलब क्या ऑलमोस्ट इसके होने के चांसेस नेग्लिजिबल खत्म हो गए। अच्छा, स्टैंडर्ड ने क्वांटिफाई नहीं किया हुआ, ये मैं सिर्फ इसलिए लिखने लगा हूं, आपके स्टडी टेक्स्ट में भी उसने लिखा हुआ है, एक दो और हेल्पिंग बुक्स के अंदर आपको परसेंटेजेस मिल जाती हैं। मसलन हम लोग कहते हैं कि किसी चीज के होने के अप टू 5% चांसेस रह जाएं, मसलन 2%, 3%, 4%, तो समझ लो कि रिमोट हो गए। किस चीज के ऊपर? ये एक्चुअली जो परसेंटेज है ना, एक्चुअली आप कहने का ये जजमेंटल काम है, ठीक है। अब हो सकता है मैं एक चीज को कहूं रिमोट हो गया, आप कहें जी नहीं हुआ, वो ना आप प्रूफ कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं उस वजह से। तो नॉर्मल हम लोग यही कर लेते हैं, हम कहते हैं यार 5% तक चांसेस हैं तो समझो रिमोट हो गया। अच्छा, जैसे ही मैंने आपको कहा ना कि एक्सपेक्टेड आउटफ्लो नहीं है, स्टैंडर्ड ने कहा चेक करो रिमोट हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब उसके होने के चांसेस तकरीबन खत्म हो गए। मैं आपको कहता हूं हाँ जी खत्म हो गए, तो स्टैंडर्ड कहता है अगर चांसेस खत्म हो गए, रिमोट हो गया तो फिर तो अमाउंट की वैसे जरूरत कोई नहीं रह गई, तो नो ट्रीटमेंट। ठीक है, तो नो ट्रीटमेंट का मतलब ना इसका डिस्क्लोजर बनना है, ना इसकी प्रोविजन डलनी है, इसका जिक्र ही नहीं करना। अच्छा, अब ये जो पहला और ये जो तीसरा था ये एक्सट्रीम है, इसके अलावा कोई भी सिचुएशन बन गई आपने डिस्क्लोजर देना है। मसलन आपको मैं कहता हूं कि एक्सपेक्टेड है आउटफ्लो, आपने कहा नहीं, मैंने आप लोगों से कहा रिमोट हो गया, आप लोगों ने कहा नहीं रिमोट नहीं हुआ, तो क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर बनेगा। ठीक है, तो इसलिए वहां पे आपको ने कहा है कि पहला और तीसरा एक्सट्रीम है, इसके अलावा कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो रही हो आपने डिस्क्लोज कर देना है। ये इसका ना मैंने आपको थोड़ा शॉर्टकट कराया है, लेकिन स्टैंडर्ड ने डिटेल में कैसे डिस्कस किया वो भी अब मैं कराता हूं। तो एंड पे आप देखेंगे काम यही हो रहा होगा, मतलब ट्रीटमेंट इन्हीं दो चीजों पे डिपेंडेंट होगी कि क्या करना है इनका। सर अगर रिमोट हो गया होता तो नो ट्रीटमेंट होगा। हाँ जी, और अगर रिमोट नहीं हुआ तो डिस्क्लोज करना है। जी हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब आते हैं जरा स्टैंडर्ड ने मल्टीपल केस कैसे बनाए हैं। आपको मैंने कहा था इससे ऊपर भी एक चीज देखनी होती है जो मैंने यहां लिखी नहीं थी, लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड तो प्रॉपर गाइडलाइन देता है, उसने उस चीज को लिखा है। प्रोविजन की क्या 3 कंडीशंस थी? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एक्सपेक्टेड आउटफ्लो, रिलायबल एस्टीमेट। मैंने यहां 2 लिखी थी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो लिखी नहीं हुई थी और आपने प्रोविजन डाली है। ठीक है, एक्चुअली इससे जो ऊपर एक चीज चेक करनी थी ना, वो वही करनी थी जो मैंने आपको कहा, मैंने इधर लिखा नहीं। तो अब मैं स्टैंडर्ड के प्रॉपर जो लेआउट है उसके मुताबिक बताने लगा हूं। अच्छा, स्टैंडर्ड कहता है सबसे पहले ये चेक किया करो कि क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। अब 2 ही आंसर हो सकते हैं, या तो आप कहेंगे यस, तो या फिर आप लोग कह देंगे नो। आंसर आ गया यस कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, फिर क्या चेक करते थे? हाँ जी, अब आपने इधर चेक करना है कि क्या एक्सपेक्टेड
आउटफ्लो है, अगेन आंसर आपके दो ही होंगे, या तो यस तो या फिर नो। अगर आप लोगों का आंसर आ गया यस देयर इज एक्सपेक्टेड आउटफ्लो, फिर क्या चेक करते थे? अगेन दो ही आंसर होंगे, या तो आप मुझे कहेंगे यस तो या फिर आप कहेंगे नो। अगर आप लोगों का आंसर आ गया यस, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है, एक्सपेक्टेड आउटफ्लो भी है, रिलायबल एस्टीमेट भी है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना पड़ेगी। स्टैंडर्ड कहता है फिर एक कॉन्टिंजेंट नहीं रह गया, इसकी प्रोविजन क्रिएट करो, ये कंफर्म लायबिलिटी बन जाती है। यहां तक क्लियर हो गया? अब दोबारा से शुरू करते हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आपने कहा यस, मैंने कहा एक्सपेक्टेड आउटफ्लो आपने कहा यस, मैंने कहा रिलायबल एस्टीमेट आपने कहा नो। तो अब विदाउट फिगर एंट्री तो नहीं ना डाल सकते, तो इसको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर बनेगा। वो भी बाद में नो में आएगा ना, फिर आगे उसके केस। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आपने कहा यस, मैंने कहा एक्सपेक्टेड आउटफ्लो आपने कहा नो। अगर एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ना हो फिर क्या चेक करते हैं? हाँ, फिर आप लोगों ने चेक करना होता है कि क्या रिमोट हो गया। अब जब मैंने कहा रिमोट हो गया तो आंसर तो दो ही होंगे, या मुझे कहोगे यस तो या फिर नो। अगर आप लोग मुझे कहते हैं यस रिमोट हो गया तो नो ट्रीटमेंट। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन यस, एक्सपेक्टेड आउटफ्लो नो, रिमोट हो गया नो, रिमोट भी नहीं हुआ। नेक्स्ट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मैंने कहा नो, जैसे ही नो का स्टैंडर्ड कहता है फिर चेक करो पॉसिबल ऑब्लिगेशन। अब दो ही आपके आंसर हो सकते हैं, या तो आप कहोगे यस तो या फिर नो। ठीक है, हम लोगों ने कहा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आपने कहा नो, मैंने कहा पॉसिबल ऑब्लिगेशन आपने कहा यस। उसके बाद स्टूडेंट कहता चेक करो एक्सपेक्टेड आउटफ्लो। क्या एक्सपेक्टेड आउटफ्लो होगा? आंसर फिर वही दो, या तो आप मुझे कहेंगे यस तो या फिर नो।
फर्स्ट करें आपने कहा यस, फिर क्या चीज़ चेक करते होते हैं कि क्या रिलायबल एस्टीमेट है। अब वो या तो आप मुझे कहेंगे यस तो या फिर नो। अच्छा, अगर रिलायबल एस्टीमेट होता तो प्रोविजन का 3 क्राइटेरिया में सबसे पहला क्या था? क्या ये प्रेजेंट थी? नहीं। इसका मतलब रिलायबल एस्टीमेट यस हो या नो हो, दोनों केसेस में डिस्क्लोजर ही आएगा इसका, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। और अगर आप कहते हैं एक्सपेक्टेड आउटफ्लो नहीं है तो फिर क्या चेक करते थे कि रिमोट हो गया या नहीं। अब आंसर या तो होगा यस तो या फिर नो। जी, अगर आंसर आ गया यस तो नो ट्रीटमेंट। अगर आंसर आ गया नो तो डिस्क्लोजर। और अगर मैं पूछता हूं पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, आपने कहा नो, पॉसिबल भी नहीं है तो नो ट्रीटमेंट। तो इस तरह मल्टीपल स्टैंडर्ड ने केसेस बनाए थे, लेकिन अगर आप गौर करें तो क्राइटेरिया इन्हीं 2 पे डिपेंडेंट था। इस वजह से ना मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखवा दिया था। मैंने प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पॉसिबल ऑब्लिगेशन डिस्कस नहीं की थी, लेकिन अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से चलेंगे तो यही चीज़ बनती है। सबसे पहले यही देखना है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है या नहीं है, और फिर इसी तरतीब से सोचते हुए डिसाइड करना होता है। IAS 37 आपको ने कहा था वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है आपके एग्जामिनर का। आमतौर पे इसका 15 नंबर 18 नंबर इतने तक का क्वेश्चन आ जाया करता है, बट इन केस अगर ना भी आए तो आप लोग के ना पेपर में आमतौर पे क्वेश्चन होता है जिसमें मल्टीपल स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहे होते हैं, उसके अंदर एक पार्ट IAS 37 का लाजमी होता है। तो उस वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि 3 स्टैंडर्ड खास तौर पे, जिसमें IAS 10, 37, 38, आपका ने कहा था जो भी सुजेस्टेड सॉल्यूशन होता है ना वो आंसर जरूर पढ़ा करें, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर कहता है कि स्टूडेंट ने पूरा आंसर नहीं दिया, ठीक है, जिसकी वजह से वो मार्क्स वगैरह डिडक्ट कर रहा होता है। तो वो आप लोगों को आंसर पढ़ के ना थोड़ा सा आइडिया होगा कि ऐसी क्या कैलकुलेशन हमें करना पड़ती है कि उसकी रिक्वायरमेंट प्रॉपरली सेटिस्फाई हो जाए। जी, यहां तक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्लियर हो गया। अच्छा, अब आते हैं कॉन्टिंजेंट एसेट। आपका ने कहा था अगर एक बंदे के लिए लायबिलिटी है तो दूसरे के लिए वो क्या बन रही होगी? एसेट बन रहा होता है। तो कॉन्टिंजेंट एसेट के बारे में अब हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो केसेस उसके भी इसी तरह के 3 ही बन जाएंगे। बस लायबिलिटी में आउटफ्लो हो रहा होता है, तो एसेट्स में बस ये थोड़ा सा इधर चेंज आना है।
जी, अब सबसे पहले हमने देखना है कि एक्सपेक्टेड है इनफ्लो होगा। अब फर्स्ट करें, मैंने कहा यस एक्सपेक्टेड है। इस वक्त हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये क्या नहीं होना चाहिए? ओवरस्टेट नहीं होना चाहिए। सो जैसे मैंने आपको कहा ना, एक्सपेक्टेड है इनफ्लो होगा, स्टैंडर्ड कहता है क्या वर्चुअली सर्टेन है, क्या ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया कि होगा। अब अगेन स्टैंडर्ड ने क्वांटिफाई नहीं किया हुआ, लेकिन हम लोग कहते हैं कि अगर मोर देन 95% चांसेस हों तो फिर आप समझा करें वर्चुअली सर्टेन हो गए। ठीक है, यानी 95% से ज्यादा चांसेस हैं किसी चीज के होने के, तो आप समझे ऑलमोस्ट सर्टेन हो गया ये। ठीक है, तो दोबारा वापस आते हैं कि एक्सपेक्टेड इनफ्लो, स्टैंडर्ड ने कहा क्या चेक करो एक्सपेक्टेड है इनफ्लो होगा, मैंने कहा जी। उसने कहा क्या वर्चुअली सर्टेन हो गया है, मैंने कहा हाँ वर्चुअली सर्टेन हो गया। कहता अच्छा अगर वर्चुअली सर्टेन हो गया है तो फिर देखो क्या रिलायबल एस्टिमेट है कितने का होगा, मैंने कहा हाँ पता कितने का होगा। कहता है जब ये भी कंफर्म हो गया है कि इनफ्लो होना है और ये भी पता है कितना होना है, तो क्या ये कॉन्टिंजेंट रहा? नहीं। कहता है ये आपका कंफर्म एसेट हो जाता है, इसको एज एन एसेट रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, सो जैसे ही एक्सपेक्टेड इनफ्लो का जिक्र आया तो फौरन ही ना कहिएगा एसेट बुक कर लो, ये चेक कर लीजिएगा वर्चुअली सर्टेन हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा अब आते हैं सेकंड, क्या एक्सपेक्टेड है इनफ्लो होगा, मैंने कहा जी एक्सपेक्टेड है। फिर क्या चीज चेक करनी थी? वर्चुअली सर्टेन है, मैंने कहा है। अगर वर्चुअली सर्टेन है तो स्टैंडर्ड कहता है देखो फिर क्या रिलायबल एस्टिमेट है, मैंने कहा नहीं रिलायबल एस्टिमेट नहीं है, तो विदाउट फिगर एंट्री तो नहीं ना पास हो सकती। क्या करेंगे? इसका डिस्क्लोजर बना देंगे। ठीक है, अब पहले मैं थर्ड केस पे आता हूं। स्टैंडर्ड कहता है क्या एक्सपेक्टेड है इनफ्लो होगा, मैंने कहा नहीं। अच्छा अब हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे थे? ये क्या नहीं होने चाहिए? अंडरस्टेट का मसला तो नहीं है। तो जैसे मैंने कहा ना कि एक्सपेक्टेड नहीं है इनफ्लो होगा, स्टैंडर्ड ने मुझे ये नहीं कहा चेक करो रिमोट हो गया कि नहीं हुआ। वो लायबिलिटी के केस में उसने कहा था कि लायबिलिटी के अंडरस्टेट ना करा दूं, ये एसेट था ना। तो जब मैंने आपको कहा ना एक्सपेक्टेड नहीं है इनफ्लो होगा, स्टैंडर्ड ने स्ट्रेट कहा कि अमाउंट की तो जरूरत ही कोई नहीं, नो ट्रीटमेंट। ठीक है, नाउ अगेन फर्स्ट एंड थर्ड आर एक्सट्रीम केसेस, इसके अलावा कुछ भी और डिस्क्लोजर बन जाना है। मसलन आपसे मैं कहता हूं एक्सपेक्टेड है इनफ्लो होगा, आपने कहा यस, मैंने कहा वर्चुअली सर्टेन, आपने कहा नो। मैंने आपसे पूछा कि अमाउंट का रिलायबल एस्टिमेट, आप चाहे यस को चाहे नो को करना क्या पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि वो वर्चुअली सर्टेन नहीं था। ठीक है, देखिए ना आपने कहा एक्सपेक्टेड इनफ्लो है बट सर्टेन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इनफ्लो भी एक्सपेक्टेड नहीं है फिर नो ट्रीटमेंट। जैसे आपने किसी के खिलाफ केस किया हुआ है तो चांसेस तो है ना शायद पैसे मिल जाएं, तो उसे वो मुझसे कंटिंजेंट एसेट में लिखेंगे। तो ये इसके ना केसेस बन जाते हैं कंटिंजेंट एसेट के। पेपर में ऐसे ज्यादातर एग्जामिनर डालता है कंटिंजेंट लायबिलिटी, लेकिन लायबिलिटीज के साथ ना स्टैंडर्ड एक पॉइंट डालता होता है, हम कहते हैं रीइंबर्समेंट। ठीक है, यानी इसके साथ जब कंटिंजेंट लायबिलिटीज आती हैं पेपर में तो उसके साथ एक चीज आ जाया करती है रीइंबर्समेंट। फिर इसका बोली बनाएंगे यस नो वाला। ठीक है, इसका इसी तरह ही है। अच्छा जी, रीइंबर्समेंट, इसका क्या मतलब होता है रीइंबर्समेंट? हाँ, कोई आपको इंडेमनीफाई करे
और अगर कोई आपका खर्चा खुर्चा हो जाता है तो कोई आपको कॉम्पनसेट करे, आपको कहीं से कॉम्पनसेशन मिल जाए, तो हम लोग कहते हैं कि ये रीइंबर्समेंट हो रही है। अच्छा, स्टैंडर्ड कहता है कि आपने लायबिलिटी को ऊपर अलग टेस्ट अप्लाई करने, एसेट के ऊपर अलग टेस्ट अप्लाई करने। एक सिचुएशन में डिस्कस करता हूं। फर्ज करें आप लोग बैंक के पास चले गए, आपको पैसों की जरूरत थी, आप बैंक के पास लोन लेने चले गए। बैंक ने आपको कहा कि किसी को तुम्हारे बिहाफ पे श्योरिटी दे, गारंटी दे। आप लोग मेरे पास आए कि यार मुझे बैंक से लोन चाहिए, फॉर्मेलिटी है, बैंक को जाके गारंटी दे दें। मुझे पता है कि आप फाइनेंशियली इस पोजीशन में हैं, आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे, और मुझे पता है कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं बैंक के पास चला गया, एज अ श्योरिटी मैंने बॉन्ड साइन कर दिया कि यार आप इसको लोन दे दें, नहीं वापस करेगा मैं दे दूंगा। बैंक ने आपको लोन दे दिया, मेरी ईयर एंड आ गया, रिपोर्टिंग डेट आ गई, मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। अब क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये लोन की रीपेमेंट मुझे करना पड़ेगी? नहीं। क्या रिमोट होगी है? नहीं, रिमोट भी तो नहीं हुई। अभी तो आप लोगों ने लोन लिया, आपने कौन से पैसे वापस कर दिए? तो एक्सपेक्टेड आउटफ्लो नहीं है, बट रिमोट भी नहीं हुआ। क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, उधर डिस्क्लोजर में मैं लिखूंगा कि फलां बंदे के बिहाफ पे इतने रुपए की मैंने श्योरिटी बैंक को दे रखी है। सिर्फ डिस्क्लोज ये करने का मकसद क्या है कि अगर कल को उसने डिफॉल्ट कर दिया तो ये पैसे मुझे पड़ जाने। ठीक है, यानी एक्सपेक्ट में नहीं कर रहा कि मेरा आउटफ्लो होना है, बट वो रिमोट भी नहीं हुआ होगा, तो मैं इसका डिस्क्लोजर बनाऊंगा। फर्ज करें अब पहला साल जब आया तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आउटफ्लो होगा, बट मैंने डिस्क्लोजर दे दिया। अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया। ड्यूरिंग द ईयर आप लोग लिक्विडिटी क्राइसिस में चले गए, आपने बैंक की पेमेंट ओवर ड्यू करना शुरू कर दी। मतलब किस ड्यू हो गई? 15-15 दिन, 20-20 दिन, महीना पैसे नहीं जमा कराए। 2-3 दफा तो बैंक टॉलरेट कर देगा। देन बैंक मुझे कांटेक्ट कर लिया। फर्ज करें बैंक ने कहा जी आपने श्योरिटी दी थी, ये बंदा पैसे नहीं दे रहा। तो अब जब मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूंगा, तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मेरा आउटफ्लो होगा? होगा। ठीक है, रिलायबल एस्टिमेट फिर चेक करना चाहिए। जैसे मैं बैंक से पूछूंगा ना कितने पैसे रहते हैं, वो फौरन मुझे बता देगा इतने पैसे रहते हैं। इसका मतलब रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट भी हो गया। क्या करना पड़ेगा? अब मुझे अपनी बुक्स में प्रोविजन डालना पड़ेगी। अब इसकी एंट्री डलेगी, अब डिस्क्लोजर नहीं आना। ठीक है, अब इसकी मैं एंट्री डालूंगा कि यार इसके बिहाफ मैंने गारंटी दी हुई थी और एक्सपेक्टेड है ये पैसे मुझे पड़ जाने। मीनवाइल मैं आप लोगों के पास आया कि यार आप बैंक के पैसे क्यों नहीं पे कर रहे? बैंक मुझे तंग कर रहा है कि पैसे दो। आप लोगों ने मुझे जस्टिफाई किया कि यार लिक्विडिटी क्राइसिस में मैं चला गया हूं, जैसे ही पैसे थोड़े कलेक्ट होते हैं तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, आप अभी अपने पास से बैंक को दे दो। फर्ज करें 5 मिलियन अभी आपने बैंक का देना था, तो इसका मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने से बन गई? 5 मिलियन। जब मैं आप लोगों के पास आया, आपने कहा यार अपने पास से आप दे दें। जैसे ही मेरे पैसे थोड़े वापस आते हैं जिन लोगों से मैंने लेने हैं, मैं आपको 6 मिलियन वापस कर दूंगा। मतलब आप मुझे रीइंबर्समेंट का कह रहे हो, मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। स्टैंडर्ड कहता है आपने ये काम नहीं करना कि यार 5 मिलियन देना है, 6 आ जाना, मेरी तो लायबिलिटी कोई नहीं रही। कहता है कि लायबिलिटी के ऊपर अलग लायबिलिटी वाले रूल लगाओ। रीइंबर्समेंट जो है ना, ये कॉन्टिंजेंट एसेट बन रहा है, इसके ऊपर अलग एसेट वाले रूल लगाओ। लायबिलिटी में लिखी जाएगी, एसेट्स में लिखे जाएंगे अगर क्राइटेरिया फुलफिल हुए। ठीक है, अब फर्ज करें जब बात आई कि 5 मिलियन मुझे पे करना पड़ेगा, तो इसकी मुझे प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगी। क्या 2 इफेक्ट बनेंगे? डेबिट क्रेडिट दोनों ही करने होते हैं ना। क्या क्या इफेक्ट आना चाहिए?
हाँ, एक तो प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो प्रोविजन आपकी क्या बनती है, लायबिलिटी। दूसरा फैक्ट क्या होगा, एक्सपेंस शो होगा। लेकिन ना लायबिलिटी क्रेडिट हो रही तो कोई चीज डेबिट भी तो की होगी ना, एक्सपेंस शो होगा। तो जब मैं प्रोविजन बुक करूंगा तो 5 मिलियन से ये दो फैक्ट बनते हैं। अब मैं चला गया रीइंबर्समेंट वाली सिचुएशन पे, कॉन्टिंजेंट एसेट को इवेल्युएट करने, क्या एक्सपेक्टेड है इनफ्लो होगा। अब फर्ज करें मैंने आपके फाइनेंशियल पोजीशन देखी तो आपके पास नॉन करंट एसेट काफी पड़े हुए हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप कोई डिफॉल्टर हो जाओगे और पैसे नहीं दोगे। हाँ, वक्ती तौर पे मसला है कि आप एसेट बेचना नहीं चाह रहे। मसलन आपके कस्टमर ने उधार पैसे लिए हुए हैं, आपका स्टॉक बिल्डअप हो गया, वह चीज़ अभी बिक नहीं रही, तो आपने मुझे कहा यार मेरे पैसे थोड़े फंस गए हैं इधर, ब्लॉक हो गए हैं, जैसे रिलीज होते हैं तो मैं वापस कर दूंगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनफ्लो हो जाएगा। स्टैंडर्ड कहता है जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इनफ्लो हो जाएगा तो देखो क्या वर्चुअली सर्टन है। अब आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस देख के मुझे लगा हाँ वर्चुअली सर्टन है, दे देगा ये पैसे। तो फिर क्या चेक करते थे, रिलायबल एस्टिमेट। फर्ज करें आपने कहा यार मैं तुम्हें 6 मिलियन वापस करूंगा, यानी रिलायबल एस्टिमेट भी है, तो फिर क्या करना चाहिए, एसेट बुक करना चाहिए। अच्छा, जब एसेट बुक करते हैं तो इसके से दो फैक्ट क्या क्या बनने चाहिए। एक तो ये आप लोगों का एसेट बन जाना चाहिए, ठीक है, रिसीवेबल बुक हो जाना चाहिए। अच्छा, अब देखें दूसरा फैक्ट का मसला है। दूसरा फैक्ट क्या करूं, अगर मैं इसको इनकम शो करा दूं तभी मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता है, और मैं कहूं नहीं यार इनकम नहीं शो करानी, इस एक्सपेंस में से माइनस कर दो, तब भी प्रॉफिट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको ना दोनों केसेस में रिजल्ट तो अनअफेक्टेड ही रहना है, प्रॉफिट ने तो बढ़ना ही बढ़ना है। स्टैंडर्ड ने इधर आपको दोनों चॉइस दे दी। उसने कहा कि या तो आप इसको अदर इनकम शो करा लो और लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस। ठीक है, वो कहता है आपके पास ओपन चॉइस है, चाहे आप इसको इनकम शो करा लो, चाहे इसको इस वाले एक्सपेंस में से माइनस कर लो। मैं इसमें से माइनस करूं तो भी प्रॉफिट में बढ़ जाना है, मैं इनकम शो करा दूं तो भी प्रॉफिट में बढ़ जाना है, तो इनडिफरेंट हो गया ना। इसलिए स्टैंडर्ड का जो मर्जी कर लेना। लेकिन जी स्टैंडर्ड इसमें ये क्यों नहीं कहता कि आप एसेट को डेबिट करें और लायबिलिटी को क्रेडिट करें और गेन। देखना, आपने लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, मसला ये है जो लायबिलिटी है वो तो कंफर्म हो चुकी है, देने ही देना है। ये कब पैसा मिलना है कंफर्म नहीं है ना। उस अगर आप इनको नेट कर देते हो तो उससे आपकी लायबिलिटी इंडस्ट्रेट होने का डर हो जाता है। मसलन कम से कम बताएं तो, मसलन फर्ज करें ये पैसे आपने देने महीने बाद, ये इसने कहा आपको 6 महीने बाद मैं वापस करूंगा, तो जब आप इनको ऑफसेट कर दोगे ना वो लायबिलिटी बुक्स में शो नहीं हो रही होगी। इसलिए स्टैंडर्ड ने कहा है एसेट एसेट में और लायबिलिटी लायबिलिटी में लिखी जाएगी। ठीक है, बाकी उसने कहा ये जो मसला है ये आपकी ओपन चॉइस है, जैसे मर्जी कर जाना। अच्छा, अब जरा गौर करते हैं, मैंने जो स्टेटमेंट आपको एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था प्रोविजन मेरी कितने की बन रही, 5, और वो बंदा मुझे क्या कह रहा है, मैं पैसे कितने आपको दे दूंगा। अगर मैं ये 6 से लिख दूं तो एक्सपेंस में कितना आ रहा है, 5। इधर ये इनकम कितना शो हो रही होगी, तो इसका रिजल्ट क्या निकल आया, 1 मिलियन से मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाना है। मतलब देखना 5 मिलियन से प्रॉफिट कम हुआ, 6 से बढ़ा दूं तो ये तो नेट 1 से बढ़ गया, और इनकम ओवरस्टेट नहीं होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड ने लिमिट लगा दी, कहता है ये जो रीइंबर्समेंट बुक करोगे ये मैक्सिमम अप टू अमाउंट ऑफ प्रोविजन बुक होगी। ठीक है, मतलब आप लोगों ने 6 से नहीं इसको बुक करना, कितने से करेंगे, इसको भी 5 से करना है। अब फर्ज करें मैं कहता हूं यार वो बंदा कह रहा है 6 देगा और वो दे देगा, तो स्टैंडर्ड कहता है जब देगा ना तब उस 1 मिलियन को इनकम शो करा लेना, आज आप ओवरस्टेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब जब रीइंबर्समेंट को आप एसेट शो कराओगे तो मैक्सिमम 5 मिलियन, ये नहीं करना कि आपको जी 6 मिलियन में अपना एसेट शो करा लूं, इससे प्रॉफिट आपका 1 मिलियन से ओवरस्टेट हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड ने एक लिमिट लगाई है कि
रीइंबर्समेंट के केस में उसने कहा लायबिलिटी पे अलग लायबिलिटी वाले रूल लगाओ, एसेट पे एसेट वाले रूल लगाओ। अगर एसेट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो इसको एसेट बुक कर लो जी। सर अगर हम लोग रिइंबर्समेंट की बात करें तो पॉसिबिलिटी ही है, वर्चुअली सेटल का हमने पहले टेस्ट कर तो लिया है, तो अब 6 मिलियन रिकॉर्ड करो तो लाइक अगर 5 मिलियन रिकॉर्ड करें तब भी वो ओवरस्टेट नहीं होगी। देखिए ना, 5 से मैंने एक्सपेंस लिखा, 5 से इनकम लिखा, वो नलीफाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 5 से एक्सपेंस लिख के 6 इनकम शो करा दूं तो प्रॉफिट 1 से बढ़ जाता है। तो उसने कहा बेशक आप समझते हो मिल जाएगा, तो जब मिलेगा तब इनकम शो करा लेना, अभी तो आप ना ओवरस्टेट करो। लेकिन सर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो आपको अलाउ कैसे आता है ओवरस्टेट करना? एसेट ओवरस्टेट तो कर नहीं कर सकते। ओवरस्टेट नहीं करते, अंडरस्टेट कर सकते। अच्छा जी, तो ये उसने आपको ना रीइंबर्समेंट के बारे में बताया है, और पेपर में मल्टीपल टाइम एग्जामिनर ये पॉइंट टेस्ट किया है। कभी आप लोगों का ये वर्चुअली सर्टन नहीं होता तो फिर क्या करना पड़ेगा? बस रीइंबर्समेंट है बट वर्चुअली सर्टन नहीं है कि मिलेगी, तो डिस्क्लोज किया जा सकता है, ठीक है। और ये तो आपको प्रोविजन बुक करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो आपकी लायबिलिटी बन चुकी है। तो इसलिए ना कई दफ़ा दोनों चीज़ें बुक करनी पड़ा करेंगी, कई दफ़ा ये बुक हुआ करेगी, इसका डिस्क्लोजर बना करेगा, और कई दफ़ा जैसे मैंने कहा ना वो 5 मिलियन, वो 6 मिलियन, ये वाला पॉइंट भी पेपर में डाल देता है। तो इसलिए अमाउंट का भी ख्याल रखा कीजिएगा, प्रोविजन से ज़्यादा रीइंबर्समेंट बुक ना कर जाइएगा, ठीक है। तो ये इसका ना रीइंबर्समेंट के बारे में डिस्कस किया है। अब स्टैंडर्ड का ना एक आखिरी पार्ट हमारा रह गया रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, और रीस्ट्रक्चरिंग के साथ इसके डिस्क्लोजर्स। तो कल इंशाल्लाह हम वो पार्ट को कवर करेंगे, और अगर टाइम मिल गया तो कल ही कुछ इसके बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग पास पेपर्स के। थैंक यू जी।